नमस्कार, मुद्दा गर्म है, आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की बड़ी तैयारी कर रही है। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ हुई बैठक में निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाया जाए। लॉकडाउन लागू होने के बाद से अब तक करीब 5 लाख मजदूर यूपी में वापस आ चुके हैं, जबकि एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख मजदूर अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को उन सभी मजदूरों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। अन्य प्रदेशों में 14 दिन क्वारंटाइन में पूरे कर लिए गए हैं। ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा, इसकी योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है और ये कहा है कि ऐसे लोगों की सूची, इनकी टेस्टिंग हो गई कि नहीं, संबंधित राज्य सरकारों से वार्ता करके ये भी एक योजना बनाई जाए। राजस्थान के कोटा से छात्रों को वापस लाने के बाद अब यूपी सरकार ने लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को वापस लाने का भी प्लान तैयार किया है, जिसके तहत यूपी सरकार दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाएगी। मजदूरों को वापस लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, जिसमें अधिकारियों को दूसरे राज्यों में क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। बताया यह भी गया कि मजदूरों को दूसरे राज्य सरकारों की मदद से यूपी बॉर्डर तक लाया जाएगा और इसके बाद सभी मजदूरों की बॉर्डर पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही सभी मजदूरों की कोरोना जांच के सैंपल भी लिए जाएंगे और फिर बसों की मदद से सभी को उनके जिलों में पहुंचाया जाएगा, जहां पहले से तैयार शेल्टर होम जो है उनमें मजदूरों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करने के बाद मजदूरों को घर भेजा जाएगा। घर जाने वाले मजदूरों को राशन और 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाने के लिए योगी सरकार के फैसले की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी तारीफ की और एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अन्य राज्यों में फंसे यूपी के कुछ मजदूरों को वापस लाने की पहल पर यूपी सरकार का साधुवाद। हम लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और ये उस दिशा में एक सार्थक कदम है। इसे पूरी तरह से सफल होने के लिए बाकी मजदूरों के लौटने के लिए भी योजना बनानी जरूरी है। अगर इसी तरह सकारात्मक रुख से देश के हित में हम सब कोऑपरेट करते रहे तो कोरोना से लड़ने में बहुत मजबूती प्राप्त होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिए। ये सरकार केवल निर्णय लेती है और वह निर्णय अखबार में, चैनलों में, अखबार में छप जाता है, चैनलों में दिखा दिया जाता है, लेकिन धरातल पर उसका पालन बहुत ही कम दिखाई देने को मिलता है। हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजीत सिंह हमारे साथ लखनऊ से हैं, अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं और अभिषेक पांडे मुंबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, ये जो पूरा एक तरीके से रोड मैप तैयार कर लिया गया है कि इन मजदूरों को वापस लाना है, कब तक ये जो लिस्ट है वो सौंपी जाएगी और ये कब तक मुमकिन हो पाएगा कि जो मजदूर हैं वो अपने घर चले जाएं? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, कल ही मुख्यमंत्री ने मीटिंग कर ये साफ कर दिया था कि उन राज्यों में जहां उत्तर प्रदेश के श्रमिक और मजदूर भारी संख्या में मौजूद हैं, यानी लगभग ये संख्या 10 लाख के आसपास है, लिहाजा उन्होंने एक समिति गठित की है। वो समिति 3 दिन के अंदर, यानी कल से लेकर कल शाम तक या परसों सुबह तक रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें कहा गया है कि सभी राज्यों में मजदूरों की संख्या कुछ करना है। इसके अलावा जो मजदूर 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं उन्हें बॉर्डर पर बुलाया जाए, उन्हें यूपी की जो परिवहन की बसें हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी और फिर उन्हें लाया जाएगा। यहां भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, जरूरत पड़ी तो क्वारंटीन किया जाएगा। तो एक बड़ी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई और अगले अभी 48 घंटे के अंदर इस पर एक बड़ा फैसला होना, जो सूची समिति की तरफ से मुख्यमंत्री को सौंपी जानी। 12 राज्यों के अर्पिता जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात के साथ साथ बिहार, वहां के जो मजदूर हैं उनको यूपी वापस लाया जाएगा। इसके लिए बड़ी तैयारी सरकार ने की है और यही नहीं, उनकी ये भी व्यवस्था की जा रही है कि जब वो अपने गांव पहुंचेंगे तो ओडीओपी लोन मेले के माध्यम से उन्हें रोजगार दिया जाएगा, स्वरोजगार दिया जाएगा और अगले 3 से 4 दिन में योगी सरकार उनको वापस लाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर देगी। अर्पिता, तो राजस्थान के कोटा से छात्रों को वापस लाने के बाद अब यूपी सरकार ने लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को वापस लाने का भी प्लान तैयार किया और जिसके तहत
यूपी सरकार जो है वो दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके जो मजदूर हैं उनको वापस लाएगी। मजदूरों को वापस लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, जिसमें अधिकारियों को दूसरे राज्यों में क्वारंटीन पूरा कर चुके जो मजदूर हैं उनकी लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। बताया ये भी गया कि मजदूरों को दूसरे राज्य सरकारों की मदद से यूपी बॉर्डर तक लाया जाएगा और इसके बाद सभी मजदूरों की बॉर्डर पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही सभी मजदूरों की कोरोना जांच के सैंपल भी लिए जाएंगे और फिर बसों की मदद से सभी को उनके जिलों में पहुंचाया जाएगा, जहां पहले से तैयार शेल्टर होम में मजदूरों को 14 दिनों के लिए फिर से क्वारंटीन किया जाएगा और 14 दिन का क्वारंटीन पूरा होने के बाद मजदूरों को उनके घर भेज दिया जाएगा। घर जाने वाले मजदूरों को राशन और 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं मुंबई से। तो अभिषेक, जिस तरीके की स्थिति मुंबई की है वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मजदूर है वो वहां भी परेशान है, फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या कदम? देखिए, बांद्रा की तस्वीरें सबने देखी, पूरे देश ने देखी कि किस तरीके से मजदूर मात्र एक अफवाह पर स्टेशन के सामने आ गए थे। अगर ओवरऑल आंकड़ों की बात की जाए तो करीब 4 से 5 लाख मजदूर हैं जो अलग अलग स्थानों पर पूरे महाराष्ट्र भर में रखे हुए। जिस तरीके से परसों देर शाम डिप्टी सीएम अजीत पवार ने केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय को खत लिखा था, पीयूष गोयल को उसमें लिखा गया था कि वो कहीं न कहीं ट्रेनों, स्पेशल ट्रेनों, भले ही जो जनरल ट्रेनें हैं उनको आप छोड़िए नहीं छोड़िए वो सरकार के अंडर में है, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रेनें मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि जो मजदूर यहाँ पर हैं, अलग अलग शेल्टर होम हैं, लगातार सरकार, राज्य सरकार उन्हें खाना और दूसरी सुविधाएं मुहैया करा रही है, लेकिन उनको उनके घरों तक छोड़ने के लिए एक आवश्यक ट्रेनें चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अगर 3 तारीख के बाद भी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है और ऐसे में केंद्र सरकार कुछ स्पेशल ट्रेनें दे, जैसे जनसाधारण एक्सप्रेस टाइप की, जिससे उनको दूसरे राज्यों में छोड़ा जा सके। अगर सरकारी फिगर की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा लोग महाराष्ट्र भर में अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। 1.5 लाख से 2 लाख मजदूर शेल्टर होम में अभी भी मुंबई और आसपास जो MMR रीजन है वहां पर फंसे हुए हैं। फिलहाल उनको उनके राज्यों तक छोड़ने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया कि जो जहां पे है वहां पे रहे। राज्य सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है कि उन्हें उनके घरों तक छोड़ के आएगी और इसको लेकर के डिप्टी सीएम ने एक पत्र लिखा है और पत्र से ये कहा है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें दी जाए ताकि इन फंसे हुए मजदूरों को उनके राज्यों में छोड़ा जाए। यानी राज्य सरकार को पता है कि जो मजदूर यहाँ पर शेल्टर होम में हैं, फंसे हुए हैं, भले ही तमाम सारी सुविधाएं सरकार दे, लेकिन उनको उनके घरों तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि वो लगातार उनके परिवार के लोग परेशान हैं और यहाँ पर मजदूर भी परेशान है। इसलिए राज्य सरकार की हर संभव कोशिश है कि उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। अनुराग, दिल्ली में भी हमने देखा किस तरीके से पूरे मजदूर वहां इकट्ठा हो गए और वो अपने घर जाना चाह रहे थे। अब दिल्ली सरकार की तरफ से किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इनको, अगर जो यूपी के उनको यूपी भेजा जा सके, या और भी कुछ वो सोच रहे हैं जो मजदूर अलग अलग जगहों से आ रहे हैं? क्या दिल्ली सरकार भी ऐसी रणनीति आने वाले दिनों में बना सकती है कि उनको उनके घरों तक पहुंचाया जा सके? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है उसमें दिल्ली सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है और जब वो तस्वीर हमने देखी थी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, तब भी दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग करे तो ये तमाम जो मजदूर हैं इनको वापस भेजा जा सकता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और मुझे लगता नहीं है कि ये सिर्फ लॉकडाउन तक सीमित योजना है, क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां दिख रही हैं, अजीत हमारे सहयोगी जिस तरीके से बता रहे थे कि न सिर्फ नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं बल्कि ये भी हिदायत दी गई है कमेटी को कि जब ये वापस लौट आए ये तमाम मजदूर तो इनके रोजगार की भी व्यवस्था राज्य में की जाए। यानी एक लॉन्ग टर्म प्लान नजर आता है और जिस तरीके का उत्तर प्रदेश राज्य है, जितना बड़ा राज्य है, वो अपनी हैसियत, अपनी एक तरीके से ये कहें कि अपना कद दिखाते हुए ये राज्य नजर आता है कि कितना बड़ा राज्य है, उसका सिस्टम कितना बड़ा है कि वो 15 लाख मजदूरों को अलग अलग राज्यों से ला करके अकोमोडेट कर सकता है, उनको क्वारंटाइन कर सकता है, बाकायदा उनके घर पर पहुंचा सकता है। तो ये एक सिस्टम की ताकत दिखाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार नजर आ रही है, जिसमें लॉन्ग टर्म की योजना भी नजर आ रही है। अजीत, अगर इस पर और प्रकाश डाल सकें कि क्या ये मजदूर वापस ना जाएं दूसरे राज्यों में, इसके लिए भी सरकार एक लॉन्ग टर्म प्लान बना रही है या सिर्फ लॉकडाउन तक ही ये सीमित रहेगा? अजीत, जरा ये अनुराग जो आपसे पूछो उसका आप उत्तर जरूर दीजिएगा, लेकिन मेरा भी इससे एक सवाल जुड़ा हुआ ये
बाकी जो क्वारंटीन की बात कही जा रही है, ये लिस्ट तैयार करने की बात की गई है कि राज्यों में जो मजदूर हैं जो क्वारंटीन है या शेल्टर होम में हैं उनकी लिस्ट तैयार करके जानकारी दी जाए। उसके बाद जब वो पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी जाकर क्या उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल दो बातें साफ कर दूं अर्पिता कि जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं मजदूर हैं और वहां के शेल्टर होम में हैं और 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुके हैं, उन्हें यहाँ क्वारंटाइन पर नहीं रखा जाएगा। उनका सिर्फ थर्मल स्कैनिंग होगी और उनका चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। सीधे फिर बसों के माध्यम से उनके गांव भेजा जाएगा और सरपंच के माध्यम से उन्हें 1-2 दिन के लिए प्रकाशन पर वहां गांव के स्कूल में रखा जाएगा और फिर उन्हें घर भेजा जाएगा। दूसरी बात यह कि जो अनुराग कह रहे थे कि ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि सिर्फ इन 15 लाख मजदूरों को दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लाया नहीं जाएगा, बल्कि इन्हें यहाँ स्टेब्लिश करने की योजना सरकार बना रही है, जिसके लिए 3 चरण सरकार ने बनाए। पहला, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उदाहरण के तौर पर आपको अर्पिता बताऊं कि अगर अलीगढ़ में ताला बनता है तो सिर्फ ताला बनेगा। जो मजदूर अलीगढ़ में आएंगे उनको वहां लगाया जाएगा। कन्नौज में इत्र बनता है, उन्हें वहां लगाया जाएगा और ओडीओपी के माध्यम से लोन मेले लगाए जाएंगे, यानी इन्हें रोजगार दिया जाएगा, स्वावलंबी बनाया जाएगा, समूहों में शामिल किया जाएगा, स्थानीय इकाइयों में। यानी ये बड़ा कदम योगी सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, मजदूरों को वापस जहां जहां उनका घर है उन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर और बता दें, देश में कोरोना के कुल मरीज बढ़कर 24,000 के पार हो गए और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो देश में 1429 मरीज बढ़े हैं और देश के 5 शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिस वजह से इन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। दिल्ली के सभी 11 जिले हॉटस्पॉट हैं। महाराष्ट्र में भी मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। कोरोना के मरीज बढ़ने की वजह से मध्य प्रदेश का इंदौर हो, गुजरात का अहमदाबाद हो, राजस्थान का जयपुर हो, ये सब भी हॉटस्पॉट बना दिए गए हैं। तो अगर हम पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो मरीजों की संख्या बढ़ी है, 1400 के आंकड़े को पार कर गई है और इसी के साथ अगर पूरे देश में कुल मरीजों का आंकड़ा देखें तो ये 24,000 के पार हो गई हैं। अलग अलग जगहों पर जैसे मुंबई, बहुत बड़ा खतरा वहां पर हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाई है सरकार वहां की। दिल्ली के सभी 11 जो जिले हैं वो हॉटस्पॉट हैं। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना के मरीज बढ़ने की वजह से। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है, गुजरात का अहमदाबाद, राजस्थान का जयपुर जो है, ये भी हॉटस्पॉट की कैटेगरी में, ये भी हॉटस्पॉट हैं। तो ऐसे में अब समस्या ये है कि किस तरीके से इन हॉटस्पॉट के लिए रणनीति बनानी है ताकि ये संख्या ज्यादा बढ़े नहीं, क्योंकि अगर हम पिछले 24 घंटों में आंकड़े को देखें तो 1400 का ये आंकड़ा और इससे पहले अगर हम पिछली बार का देखें तो ज्यादा था, यानी पिछली बार 1600 से ज्यादा ये संख्या थी 24 घंटे की। लेकिन इस बार थोड़ी राहत जरूर है क्योंकि 1400 से ज्यादा मरीज मिले हैं। लेकिन 5 कोरोना हॉटस्पॉट का हाल जरा क्या है वो जरा देख लीजिए। कुल मरीज दिल्ली में कितने हैं, इंदौर की स्थिति क्या है, मुंबई की, अहमदाबाद और जयपुर, ये 5 हॉटस्पॉट जो हैं कोरोना के, वहां स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है कि नियंत्रण में की जाए और लोगों को ही ये समझना होगा कि घर से नहीं निकलना है, लॉकडाउन का पालन करना है, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए, उनके अपनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और हालांकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है उसको भी पूरी तरीके से सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि ये हॉटस्पॉट अगर इनको जल्द से जल्द हम हॉटस्पॉट की कैटेगरी से नहीं हटाते हैं तो स्थिति यहाँ पर बदल सकती है। तो किस तरीके से आप देख रहे थे कि ये 5 जगह जहां पर बहुत ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों की अगर बात कर लें तो कोरोना के 138 मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद वहां पर मरीज बढ़कर 2514 हो गए हैं। सेंट्रल दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा 184 मरीज सामने आए हैं और दिल्ली में कोरोना से अब तक 53 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 857 मरीज ठीक भी हुए हैं, ये एक अच्छी खबर जरूर है। लेकिन चिंता यहाँ इस बात की है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, जहांगीरपुरी जैसा जो इलाका है, यहाँ के लिए स्ट्रैटेजी, यहाँ के लिए रणनीति सरकार की क्या है? क्योंकि सिर्फ बैरिकेड लगा के लोगों को रोका नहीं जा सकता, वहां पर पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। जो हमने कल ही तस्वीरों में आपको दिखाया कि वहां पर लग ही नहीं रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति है, लोग धड़ल्ले से घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क भी नहीं लगाए दिख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां वहां पर उड़ी हुई हैं। प्रियंका हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, हम जिस तरीके से दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ स्थिति आप
क्योंकि ग्राउंड पर हैं, बहुत बखूबी देख पा रही होंगी, समझ पा रही होंगी क्यों ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जहांगीरपुरी की जो हमने तस्वीरें देखी थी वो चिंता बढ़ाती हैं। अगर ऐसे ही हॉटस्पॉट का ख्याल रखा जा रहा है तो वो ठीक नहीं है, केसेस ऐसे ही बढ़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिस तरीके से जहांगीरपुरी की कल तस्वीरें सामने आई, जहांगीरपुरी एक ऐसा इलाका जहां पर ऑलरेडी 80 से ज्यादा मामले हैं। जहांगीरपुरी से ही जुड़ी एक अपडेट भी हम दर्शकों को दे दें कि बाबू जगजीवन राम जो अस्पताल वहां पर है, वहां पर 31 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें 11 डॉक्टर हैं। तो जहांगीरपुरी जहां 7 पुलिस वाले पॉजिटिव हैं, 80 से ज्यादा आम लोग वहां पर पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में 31 से ज्यादा लोग वहां पर कोरोना पॉजिटिव है। दिल्ली का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है और वहां सीरियसनेस जीरो नजर आई। ऐसे में कल जब सवाल भी पूछे गए तो ये बताया गया कि लोकल ट्रांसमिशन वहां पर हो रहा है, लेकिन प्रशासन इस बारे में क्या कर रही है, इस तरीके के सवालों के जवाब कल भी स्वास्थ्य मंत्री से नहीं मिले। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की अगर बात करें, जैसे इस वक्त हम जंगपुरा में मौजूद है, ये एक पॉश इलाका है, यहाँ पर लॉकडाउन के नियमों का पालन होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन वो इलाके जो डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसे कल छतरपुर चंदनहोला का मामला सामने आया है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, वहां एम्स के 2 एम्स के नर्स और 1 नर्स का पति, यानी कि 3 केसेस वहां पर भी सामने आए हैं। डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में प्रशासन की कोई रणनीति सामने नहीं आ रही है कि किस तरीके से वहां लोगों को रोका जाए। बैरिकेड भले ही लग रहे हैं, लेकिन सख्ती जो है प्रशासन की तरफ से वो नहीं दिख रही और लोगों की खुद की जागरूकता सबसे ज्यादा मिसिंग नजर आ रही है। लोग घरों से बेफिक्र होकर जरा मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना जो है वो बहुत कहर बरपा रहा है। इंदौर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। इंदौर में पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 84 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में अब तक कोरोना के 1029 मरीज सामने आ चुके हैं और 107 लोग वहां पर ठीक भी हो चुके हैं। इंदौर में कोरोना से 55 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इंदौर की स्थिति भी देखिए बदलती नहीं दिख रही है, वहां पर भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या वहां पर भी ऐसी ही स्थिति है? क्योंकि हम दिल्ली में देख रहे हैं हॉटस्पॉट इलाका है, पुलिस की कोई तैनाती नहीं है, सिर्फ बैरिकेड किया हुआ है। इंदौर में भी कुछ ऐसा ही है क्या? जो हमारे सूत्र बताते हैं उनका सीधा कहना है कि अभी तो सैंपलिंग जो है, टेस्टिंग अगर और बढ़े तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा। यानी कि अभी सामने आपको जो दिख रहा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि अगर एक बार ये सैंपलिंग बढ़ा दी जाए तो जो 1000 के ऊपर आंकड़ा गया है वो उतनी तेजी से और ऊपर जाएगा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि एक जंप और आएगा। खुद स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि एक बार जंप और जाएगा, उसके बाद हम कंटेन करने में कामयाब होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जो कंटेनमेंट एरिया है वो 250 कंटेनमेंट एरिया सिर्फ एक शहर इंदौर में है और इंदौर में ही सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और इंदौर ही हिंदुस्तान का वो शहर है जिसमें जो मृत्यु दर है, कोरोना मृत्यु दर, वो सबसे ज्यादा है। तो वाकई चिंता का विषय है और सरकार की कोशिश है कि जो मजदूरों की बात अभी जो थोड़ी देर पहले हो रही थी कि मजदूरों को आने जाने बिल्कुल, यानी वहां भी देखिए चिंताएं बढ़ रही हैं। और जरा नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में कोरोना के हॉटस्पॉट मुंबई में कोरोना के मरीजों की जो संख्या वो लगातार बढ़ रही है। मुंबई में कोरोना के मरीज जो है वो बढ़कर 4500 के करीब हो चुके हैं और मुंबई में कोरोना से अब तक 179 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 189 मरीज बढ़े हैं और पिछले 24 घंटे में ही 11 लोगों की मौत हुई है। तो स्थिति वहां पर क्या है जरा समझ लेते हैं। अभिषेक भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, क्या हाल है वहां पर? देखिए, यहाँ पर सरकार ने 2 बड़े डिसीजन लिए हैं। पहला तो डिसीजन लिया है कि कल तमाम सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर उन्होंने कहा है कि फ्री में कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। बहुत सारे लोग घबरा कर पैसे के डर से नहीं जा रहे हैं क्योंकि 4500 के आसपास रकम बताई जा रही है। दूसरा ये है कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो है उनसे सरकार लगातार अपील कर रही है कि डेंस पॉपुलेशन में वो अपना पीपीई किट लगाकर जाएं और वहां पर लोगों का इलाज करें ताकि जो भीड़ है या जो तमाम सारे लोग जो दूसरे रोग से ग्रसित हैं उनको भी ट्रीटमेंट किया जा सके क्योंकि उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा। हमारे साथ डॉक्टर आर.डी. सिंह हैं, जनरल फिजिशियन हैं, हम उनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब किस तरीके से आप लोगों को सरकार ने आदेश दिया है और किस तरीके से आप सरकार का सहयोग कर रहे हैं? देखिए, सरकार के बार अपील के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया, जितने भी प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन प्रैक्टिशनर्स के हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि हम क्लिनिक जाएंगे। जो हमारी ओपीडी 2 टाइम रहती थी हम 1 टाइम खोलेंगे, लेकिन सरकार के सुविधा के लिए जो कोविड के अलावा जो बाकी पेशेंट्स हैं जो दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं उनके इलाज में रुग्णों को सहायता मिले
और सरकारी तंत्र पे जो कोविड-19 से जूझ रहा है उस पर बाकी पेशेंटों का बोझ कम पड़े, इसके लिए हम लोग अपनी सुरक्षा लेते हुए, पेशेंट की सुरक्षा लेते हुए अपनी जी जान से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सरकार के कदम से कदम मिलाकर हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर बता रहे हैं कि तमाम सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर इस तरीके से सरकार के साथ मिलकर के दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। और हालांकि कोविड पेशेंट्स को लेकर के महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा केसेस वाला है, मुंबई सबसे ज्यादा केसेस वाला है। यहाँ पर अलग अलग 2 और बीएमसी ने क्लिनिक खोले हैं जिसमें बिल्कुल बहुत जरूरी है कि इस तरीके के ही कदम उठाए जा सके। वहीं राजस्थान की स्थिति, राजस्थान में कोरोना के हॉटस्पॉट जयपुर में मरीज बढ़कर 776 हो गए हैं। और इतना ही नहीं, जयपुर में कोरोना की वजह से अब तक 18 लोगों की जान भी जा चुकी है। राजस्थान में पिछले अगर 24 घंटों को देखें तो 24 घंटों में कोरोना के 70 नए मरीज सामने आए हैं। यानी स्थिति वहां पर भी ठीक नहीं दिख रही है। भवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, क्या स्थिति है जयपुर में? देखिए, जयपुर के अंदर जो हॉटस्पॉट का इलाका रामगंज, वहाँ लगातार स्पीड ज्यादा थी, लेकिन अब कुछ थोड़ी सी धीमी हुई है, लेकिन रुकी नहीं है। अभी स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि संक्रमण की दर पहले से जितने पॉजिटिव आ रहे थे, जो जयपुर के जो हॉटस्पॉट वाला इलाका है, जो सबसे बड़ा हॉट जहाँ पर ये रामगंज का इलाका है, वहाँ कम हुई है दर, संक्रमण की दर, लेकिन ये वेरी कर रही है, लगातार ऊपर नीचे हो रही है। और अब जयपुर के जो दूसरे इलाके, वहाँ पर भी पॉजिटिव मरीज लगातार पाए जा रहे हैं, इसलिए कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं। कर्फ्यू का जो इलाका है, जो वॉल सिटी का इलाका, वहाँ अभी भी कर्फ्यू है और कोशिश की जा रही है कि जयपुर के अंदर ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं, जिससे कि संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके। जी। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोरोना के हॉटस्पॉट अहमदाबाद में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में अब तक कोरोना के मरीज बढ़कर 169 हो चुके हैं और वहां पर कोरोना की वजह से 83 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यानी ये आंकड़े भी अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो आप अहमदाबाद की स्थिति को समझिए, हॉटस्पॉट ये इलाके जहां पर और एहतियात बरतने की जरूरत है। तो गुजरात में कोरोना के हॉटस्पॉट अहमदाबाद में मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, वहां की तस्वीर क्या है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि केस जो हैं वो बढ़ ही रहे हैं? अर्पिता, आपने 169 का जो आंकड़ा बताया वो केवल एक दिन का है। अगर अहमदाबाद, पूरे गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश जैसे गुजरात से जो बड़े स्टेट हैं उसमें जितना फिगर नहीं, उतना केवल अहमदाबाद में है। उत्तर प्रदेश में जहाँ 1600 मरीज़ हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वहाँ अहमदाबाद में ही केवल 1800 जितने मरीज़ सामने आए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना चिंताजनक मामला बना हुआ है सरकार का। और कल ही प्रशासनिक तौर पर अहमदाबाद नगर निगम के आयुक्त ने कहा था कि अगर केस डबलिंग रेट यही रहा 4 दिन का, जो फिलहाल अभी जो डबल केस हो रहे हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो 15 मई तक 50,000 और 31 मई तक 8 लाख मरीज केवल अहमदाबाद में होंगे। और यही इसलिए केस सैंपलिंग और ये बढ़ाई जा रही है, उनकी स्ट्रेटेजी को उनको आगे जोड़ा जा रहा है। और जो केस डबलिंग रेट जो 4 दिन का है वो 7 से 8 दिन पहुंचे, ये उनकी कोशिश है। तब जाकर 15 मई तक तकरीबन 10,000 केस और 31 मई तक 50,000 केस मरीज हो सकते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। सरकार लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति होगी उसका ये इन्होंने सिनेरियो रखा है। तो महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा अगर आंकड़े जो सामने आए हैं वो गुजरात से सामने आ रहे हैं और उसमें भी अहमदाबाद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना है। 83 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, 83 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि जो स्वस्थ होने का क्राइटेरिया है गुजरात में वो कम है बाकी राज्यों से, 265 लोग ही स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। स्ट्रेटेजी इस पर बन रही है, लेकिन आज भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बिल्कुल, यानी स्ट्रैटेजीज बन रही हैं और उनको अमल करवाना भी बहुत जरूरी है, कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी बना के, ताकि ये केस जो है वो आगे ना बढ़े। फिलहाल हमारे साथ जो सहयोगी थे जो पल पल की अपडेट पहुंचा रहे थे कि आखिरकार अलग अलग राज्यों में कोरोना का हाल क्या है। वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर महंगाई भत्ते में कटौती के फैसले को अमानवीय बताया और कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार से अपने खर्चों में कटौती करने की अपील भी की। It is not necessary at this stage to impose hardships on the government servants and also on the armed forces people. I see the problem is that you're building your central vista at the same time. So either you are not sort of doing these extravagant expenditures, but you're taking away money from the middle class. You're not giving money to the poor people, and you're spending it on your central vista. We can make the point when
You have not cut back expenditure on the bullet train, Central Vista development. Those are the programs which should first be put on halt before you begin to halt people's journeys. Because yesterday itself, there were a lot of anguishes coming out from the common employers. Because of cutting the DA will harm them very much. If this money was being transferred to migrant laborers, no problem. But you are continuing with a new parliament house, new building for ministers, new house for PM project. You are continuing with zero cut on expenditure of the government, which could save you close to 2.5 lakh crore rupees. But you are denying relief to your armed personnel, to your pensioners, to government servants. But the first thing that the government should have done before it went around cutting everybody's allowances and salaries, etc., is actually set up an expenditure rationalization commission. So I think if we raise this issue, we must raise it in alignment with the vanity project like Central Vista, where the government is going ahead despite concerns, despite objections. If they can ask the private sector to not cut back, then how can the government itself cut back? Now corporate India is going to follow because they are waiting for that. Already retrenchments are, big time retrenchments are going on. They don't want to take responsibility of anything. This is a government which expects people to do everything.